हेलो, मैं हूं अव्वल। आपने कभी टायर का पंचर लगवाया है? पंचर लगाने वाला टायर के रबर को कभी भी इस गम के साथ नहीं जोड़ता जिससे हम चार्ट पेपर चिपकाते हैं। वो यूज करता है स्पेशल क्वालिटी की गम जिससे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह जोड़े जाते हैं। ऐसी गम ज्यादातर पेंट और हार्डवेयर की शॉप्स पे मिलती है। इसी तरह से हम चार्ट पेपर पे चमकीली लगाते हुए, ग्लिटर लगाते हुए, या फिर पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म पे चिपकाते हुए, या फिर घर में पोस्टर लगाते हुए ये नॉर्मल वाली गम यूज करते हैं जो इसी काम के लिए बनी है और ये आमतौर पे स्टेशनरी शॉप्स पे मिल जाती है। ठीक ऐसे ही स्पेशल क्वालिटी वाली गम जैसा काम करते हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो पूरे पूरे 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस को या सेंटेंस के बड़े बड़े हिस्सों को जोड़ने की पावर रखते हैं, कनेक्ट करने की पावर रखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कंजंक्शंस। एक एग्जांपल देता हूं। पहला सेंटेंस, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू द ऑफिस टुडे। दूसरा सेंटेंस, मैं बीमार हूं। आई एम सिक। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकता है एक कंजंक्शन वर्ड बिकॉज। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। आई विल नॉट गो टू द ऑफिस टुडे बिकॉज आई एम सिक। बिकॉज की तरह और भी कंजंक्शंस हैं, पर उनकी बात किसी और दिन करेंगे। फिलहाल मैंने आपको मतलब बता दिया है और अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल गम की। जैसे नॉर्मल गम को हल्की फुल्की चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के अंदर ही, सेंटेंस के बीच में ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम करते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है प्रेपोजिशंस। ज्यादातर प्रेपोजिशंस का काम है सेंटेंस के अंदर कब, कहां, कैसे और किसके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ना। कब मतलब समय की, वक्त की जानकारी। जैसे कि डॉक्टर 2 बजे तक मिल सकता है। डॉक्टर कैन मीट टिल 2 o'clock। यहां पे टिल है प्रेपोजिशन जो वक्त की इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में कनेक्ट कर रही है। कहां मतलब जगह के बारे में बताना, स्थान के बारे में बताना। जैसे कि बुक टेबल पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पे ऑन है प्रपोजिशन जो बुक की जगह की जानकारी सेंटेंस में जोड़ रही है। जगह का मतलब डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि मेरा घर मार्केट के पास है। माई हाउस इज नियर द मार्केट। यहां पे नियर प्रपोजिशन है। कैसे मतलब किस तरह से, किस साधन से, किस जरिए से। जैसे कि मैं बस से चला जाऊंगा। आई विल गो बाय बस। इस सेंटेंस में बाय है प्रपोजिशन जो जाने के तरीके की इंफॉर्मेशन सेंटेंस में जोड़ रही है। यहां जिस साधन की बात हो रही है वो एक इंसान भी हो सकता है। जैसे कि ये घर मेरे द्वारा पेंट किया गया है। दिस हाउस हैज बीन पेंटेड बाय मी। बाय है प्रपोजिशन। किसके लिए मतलब कि कोई काम किस मकसद से किया जा रहा है। जैसे कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। माई लव इज ओनली फॉर यू। इस सेंटेंस में फॉर है प्रपोजिशन जो ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है कि प्यार किसके लिए है। किसके लिए से मेरा मतलब सिर्फ इंसान के लिए नहीं है। यहां पे किसके लिए में किसी चीज के लिए भी बात हो सकती है। जैसे कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। यहां पे भी फॉर है प्रपोजिशन क्योंकि जॉब के लिए तलाश हो रही है। अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। जो सेंटेंस हमने कंजंक्शन की एग्जाम्पल के तौर पे देखा था वो था आई विल नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई एम सिक। इसमें भी एक प्रपोजिशन है टू जो कि जगह यानी कि ऑफिस की जानकारी सेंटेंस में ऐड कर रही है। सो कहने का मतलब यह है कि एक ही सेंटेंस में
हो सकते हैं एक या एक से ज्यादा प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी हो सकता है कि प्रेपोजिशन एक से ज्यादा वर्ड से बनी हो। जैसे कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता, आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर। यहां पे इन फ्रंट ऑफ एक ही प्रेपोजिशन है जो 3 वर्ड्स के साथ बनी है। अब जिस तरह की इंग्लिश में मैं विश्वास रखता हूं, उसमें सबसे ऊपर आता है अपनी बात को सही ढंग से, सही मतलब के साथ कह पाना। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का मतलब तभी है जब आप सामने वाले को बोल के वो कह सको जो आप कहना चाह रहे हो। हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो ना करो तो बात का मीनिंग सही नहीं निकलता, बात अटपटी सी लगती है। और कुछ रूल्स होते हैं चॉइस के, कि ज्यादातर तो ऐसे बोला जाता है, पर अगर आप वैसे भी बोलो तो भी चलेगा। और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हर लैंग्वेज में ये चीजें होती हैं। प्रेपोजिशंस को यूज करने में भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि बॉटल में पानी है, द वाटर इज इन द बॉटल। और बॉटल पे पानी है, द वाटर इज ऑन द बॉटल। इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क सिर्फ एक वर्ड का ही है। एक में इन है, एक में ऑन, पर दोनों का मतलब बहुत अलग है। अगर आपने कहना हो कि बॉटल में पानी है, पी लो, और आप गलती से कह दो कि बॉटल पे पानी है, पी लो, तो मुझे नहीं पता कि सामने वाला आपके साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ ये एग्जाम्पल लो कि मुझे बुक दे दो, गिव मी द बुक। मुझको बुक दे दो, गिव द बुक टू मी। रूल्स की माने तो पहले वाला रूल्स के मुताबिक है, पर असल में मतलब दोनों का एक ही निकलता है। सो दूसरा भी गलत नहीं है। सो हम पहले वो प्रेपोजिशन समझेंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट है और जहां गलती करने से सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। अच्छी खबर यह है कि प्रेपोजिशंस की कोई फॉर्म नहीं होती। पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर की बात हो, प्रेपोजिशन हमेशा एक ही फॉर्म में रहती है। जैसे कि मैं कुर्सी पे बैठता हूं, आई सिट ऑन द चेयर। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। मैं कुर्सी पे बैठा था, आई सैट ऑन द चेयर। इन तीनों सेंटेंसेस में टेंस बदलता गया, लेकिन ऑन ही रहा। एक और मजेदार बात बताता हूं कि प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन क्यों बोलते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, बात करो, टॉक। अब इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं कि कैसे बात करो। इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। आपने देखा कि इंग्लिश में बन गया इन इंग्लिश। इंग्लिश में की ट्रांसलेशन इंग्लिश इन नहीं होगी, इन इंग्लिश होगी। इन पहले बोला जाएगा, बाद में इंग्लिश लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी और उर्दू के मुकाबले इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड इंफॉर्मेशन को जोड़ता है वो वर्ड पहले आता है और उसके बाद आती है वो इंफॉर्मेशन जिसे जोड़ा जा रहा है। सो कनेक्ट करने वाले वर्ड की पोजीशन है पहले, प्री पोजीशन। प्री का मतलब है पहले। जैसे नर्सरी क्लास से पहले होती है प्री नर्सरी। मोबाइल में पहले से पैसे डलवाए हो तो वो होता है प्री पेड। इसी तरह से प्री पोजीशन। पर बोलने में हम प्री पोजीशन नहीं बोलते, प्रेपोजिशन बोला जाता है। इसी तरह से कमरे में, इन द रूम, टेबल पर, ऑन द टेबल, एयरपोर्ट पे, एट द एयरपोर्ट, तुम से, फ्रॉम यू, मेरे लिए, फॉर मी। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करके सीखना चाहिए, ना कि अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेशन कर करके। आइए अब एक नजर डालते हैं कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन को कहां फिट किया जाता है। मान लो कि हमारा सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। ज्यादातर इंग्लिश सेंटेंसेस में काम को करने वाला सबसे पहले आता है। इसे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं। फिर लगता है वो काम, वो एक्शन जो किया जा रहा है। इसे इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं वर्ब। और फिर लगता है ऑब्जेक्ट,
जिस पे वो काम किया जा रहा है या जिसके लिए वो काम किया जा रहा है। अब इसके आगे आप जितनी चाहे इंफॉर्मेशन जोड़ दो, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स लगा दो। इसके आसपास की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर मान लो कि अगर मुझे कहना हो कि मैं लंच के बाद क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट आफ्टर लंच। सो इस सेंटेंस में आ गया एक और ऑब्जेक्ट, जिसे सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमने लगाया आफ्टर, जो कि एक प्रेपोजिशन है। ग्रामर की भाषा में प्रेपोजिशन के बाद लगने वाले वर्ड या वर्ड्स को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन को एक साथ कहा जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, मतलब कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो प्रेपोजिशन को मिला के बना है। बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा जरूरी है प्रेपोजिशंस को जानना और उनका यूज समझना। वैसे अलग अलग प्रेपोजिशन सीखते हुए आपको मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली रूटीन की इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। आप अपनी लैंग्वेज में भी दिन में कई बार अपनी लैंग्वेज की प्रेपोजिशंस बोलते हो, जैसे कि अपने दोस्तों को कहते हो, यार ये